कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहे थे, हम उसमें वोल्केनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे और वोल्केनिक प्रोसेस के बारे में हम आधा पढ़ चुके थे। और आधा पढ़ने के बाद हमें जानकारी हो चुकी थी कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा और देखने के बाद में अब हमारे दिमाग में चल रहा था कि ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से बनने वाली स्थलाकृतियां वो कौन कौन सी होती है। आज दो टॉपिक रहेंगे, स्थलाकृति और विश्व में ज्वालामुखी का वर्णन। कहां कहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, कहां ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती। तो हमें विश्व में बनने वाली होने वाली ज्वालामुखी क्रिया का वर्णन देखना है, तो उससे पहले हम स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लेते। स्थलाकृति किसके माध्यम से बेटा? ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से। अब ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से स्थलाकृति है, तो मैंने आपको बताई थी दो प्रकार की स्थलाकृति रहती है। एक रहती है आंतरिक और एक रहती है बाह्य। ठीक, आंतरिक भी दो प्रकार की रहती है, एक रहती है अनुस्तरीय और एक रहता है अनुस्तरीय। तो हमने बताया था अनुस्तरीय ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से जब मैग्मा का जमाव एवं ठंडापन क्षैतिज रूप में होता है, उस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृति को कहा जाता है अनुस्तरीय ज्वालामुखी क्रिया। और ऐसी ज्वालामुखी क्रिया या ऐसी स्थलाकृतियां जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से मैग्मा के ऊर्ध्वाधर ठंडापन होने के बाद हमें दिखाई देता है, उसे कहा जाता है अनुस्तरीय ज्वालामुखी क्रिया। अब हमें बाह्य बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आंतरिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये बाह्य संरचना होगी बेटा और ये होगी आंतरिक संरचना। ये होगी एक नली जिसके माध्यम से क्या आता है, लावा ऊपर की ओर आता है। ये लावा ऊपर की ओर आने वाली नली को आंतरिक रूप में क्या कहा जाता है? डाइक। क्या कहा जाता है? डाइक। और इसी नली से जब मैग्मा क्षैतिज परतों में बारीक पतली परत में जब जमता है, उसे कहा जाता है सिल। क्या कहा जाता है? सिल। और जब यही क्षैतिज परत मोटी हो जाती है, उसे कहा जाता है शिफ्ट। क्या कहा जाता है? शिफ्ट। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिए, जो नली मैग्मा को पृथ्वी की ऊपरी सतह पर लाने का कार्य करती है, ये नली पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डाइक के नाम से जानी जाती है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्षैतिज रूप में मैग्मा का जमाव होता है, उससे बनने वाली पतली क्षैतिज संरचना को सिल कहा जाता है और मोटी संरचना को शिफ्ट कहा जाता है। यहां तक की कोई दिक्कत है? अब एक और बात, इसी डाइक के अंतिम छोर पर जहां से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, उसे कहा जाता है बैथोलिथ। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। मतलब फिर से आप ध्यान में रखिए, ऐसी संरचना जिसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होता है परंतु उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, उस प्रकार की संरचना जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, उसे कहा जाता है बैथोलिथ। यहां तक क्या आपको कोई दिक्कत है? जब यहां तक की दिक्कत नहीं है तो हम आगे देखते हैं। इसी के बाद अपनति अभिनति, अपनति अभिनति के माध्यम से, मतलब ऊपरी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस संरचना से माध्यम से बनने वाली संरचना को कहा जाता है फेकोलिथ। क्या कहा जाता है? फेकोलिथ।
लिथ संरचना। अपनति अभिनति, अपनति अभिनति मतलब इस रूप में जब मैग्मा का जमाव होता है, जमा हो जाने के बाद में वहीं पर ठंडापन आता है तो उसे कहता है फेकोलिथ संरचना। और जब बेसिन के किस रूप में, बेसिन के रूप में, बेसिन आपको पता है, आप घर में वॉश करते होंगे चेहरा, तो चेहरा वॉश करते हो तो किसमें वॉश करते हो, नल का टैप खोलते हो और टैप खोलने के बाद में चेहरा धुलते हो तो पानी बेसिन में आता है, तो वो बेसिन नुमा संरचना की बात करें। जब मैग्मा बेसिन नुमा संरचना में जम जाता है, किसमें जम जाता है बेटा, बेसिन नुमा संरचना में, तो इस प्रकार से बनने वाली संरचना को कहा जाता है लोपोलिथ। क्या कहा जाता है, लोपोलिथ, लोपोलिथ। और जब शिखर के रूप में मैग्मा का जमाव होता है तो उसके माध्यम से बनने वाली आंतरिक संरचना को कहता है लैकोलिथ। क्या कहता है, लैकोलिथ। तो मतलब थोड़ी सी बातें फिर से ध्यान में रखिए। जब मैग्मा का जमाव एक ऊर्ध्वाधर पट्टी के रूप में होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, उसे कहता है डाइक। जब मैग्मा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है परंतु उसकी संरचना पतली होती है, उसे कहता है सिल। जब मैग्मा का जमाव मोटी परत के रूप में क्षैतिज रूप में होता है, उसे कहता है शिफ्ट। और जब मैग्मा का जमाव अपनति अभिनति, अपनति और अभिनति के रूप में होता है, उसे कहा जाता है फेकोलिथ। जब मैग्मा का जमाव बेसिन नुमा संरचना में होता है, उसे कहता है लोपोलिथ। और जब मैग्मा का जमाव शिखर के रूप में होता है तब उसे कहता है लैकोलिथ। मतलब ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आपसे कभी कभार पूछता है तो आज के ही 4 प्रश्न आप अभी ही नोट कर लीजिए। पहला, लैकोलिथ किस प्रकार की संरचना बनाता है, डाइक किस प्रकार की संरचना के लिए जाना जाता है, और सिल किस प्रकार की संरचना के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं आगे कि भैया किस प्रकार से अब बाह्य संरचना का निर्माण होता है। तो इसमें बैथोलिथ याद रखिएगा, बैथोलिथ पूरी आंतरिक संरचना में अनिश्चित संरचना है और साथ में सबसे वृहद संरचना। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अनुनिस्तरीय और कौन सी अनुस्तरीय, तो जितनी क्षैतिज रूप में है तो मतलब लोपोलिथ, लैकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, शिफ्ट, ये सब क्षैतिज रूप में है मतलब अनुस्तरीय है। केवल 2 डाइक और बैथोलिथ यही केवल ऊर्ध्वाधर रूप में, मतलब ये कैसी है, अनुस्तरीय संरचना है। तो इतनी बातें अगर आप क्लियर हो चुकी होंगी तो अब हम देखते हैं बाह्य संरचना जो पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी प्रोसेस के माध्यम से बनती है। तो बाह्य संरचना में क्या बनता है, शंकु। और शंकु किस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से बनता है, अम्लीय ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से बनता है। तो हम देखेंगे बाह्य संरचना। तो बाह्य संरचना में हमें शंकु कई प्रकार के दिखाई देंगे, कई प्रकार के। पहला हम देखेंगे सिंडर शंकु। कौन सा शंकु, सिंडर शंकु। सिंडर शंकु की खास बात आपको यह दिखाई देंगी कि यह शंकु का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से लगातार राख के जमाव से होता है। किसके माध्यम से होता है, राख के जमाव के माध्यम से। कोई दिक्कत आपको? अब इसी के बाद में आपको एक और शंकु दिखाई देगा जिसका नाम है कंपोजिट शंकु। कंपोजिट का मतलब जोड़ना। और कंपोजिट शंकु कैसे रहता है, योगी नली, ज्वालामुखी क्रिया हुई, राख निकली बेटा, राख का जमा हुआ, उसके ऊपर मैग्मा बाहर आकर लावा के रूप में उसका जमा हुआ, फिर राख आई, राख का जमा हुआ, फिर मैग्मा आया, लावा के रूप में उसका जमा हुआ। और ये जब लगातार होते रहता है
तो इसके माध्यम से बनने वाले शंकु को कहा जाता है राख प्लस मैग्मा, राख प्लस लावा, राख प्लस लावा। इसके माध्यम से जब शंकु का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है कंपोजिट शंकु। किस प्रकार का शंकु? कंपोजिट शंकु। तो वहीं जब यही क्रिया होते रहती है, मतलब जो पहले वाली हुई अभी कंपोजिट शंकु में, जब कंपोजिट शंकु से लावा पृथ्वी की संरचना से ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है और जो मुख्य नली रहती है उसके ऊपर जब ज्यादा दबाव पड़ता है और ज्यादा दबाव पड़ने के बाद में जब अन्य नलियों के माध्यम से जब लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके माध्यम से मुख्य नली के साथ में कई सारी नलियां मैग्मा को पृथ्वी की बाह्य संरचना में निकलने की कोशिश करती। तो इस प्रकार से बनने वाले शंकु को कहा जाता है परिपोषित शंकु। कौन सा शंकु कहा जाता है? परिपोषित शंकु। तो शंकु कितने प्रकार के हो गए? सिंडर, कंपोजिट और परिपोषित। ये बाह्य संरचना है, कोई दिक्कत है? और इसी में जब ये जो संरचना शंकुनुमा बनती है और शंकुनुमा संरचना बनने के बाद में जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, मतलब कुछ समय के बाद में एकदम चुप बैठ गया, उसके बाद में जब ये आइटसाइड की संरचना, आजू बाजू की संरचना धीरे 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 इनका जब क्षरण होने लग जाता है तो क्षरण हो जाने के बाद में केवल ऊर्ध्वाधर एक संरचना दिखाई देती है। इस ऊर्ध्वाधर संरचना को प्लोजडोम कहा जाता है और इस प्रकार के शंकु को अम्लीय शंकु के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शंकु? अम्लीय शंकु के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब आपको 4 प्रकार के शंकु दिखाई देंगे। साथ में आपको जब ये शंकु बनते हैं तो इस शंकु के मुख के छोटे से भाग को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर। और जब यही मुख बड़ा हो जाता है, मतलब इसका मुख क्या हो जाता है, लगातार विस्फोट के कारण बड़ा हो जाता है तो उसे कहा जाता है सिंडर। क्या कहा जाता है? सिंडर। तो आप इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये हो गई हमारी स्थलाकृतियां, जो किसके माध्यम से बनती है? ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से। कोई दिक्कत है यहां तक के? चलिए अब हम ये देखते हैं कि विश्व में ज्वालामुखी क्रिया कहां कहां पर होते हैं। तो लिखे, टॉपिक लिखे, विश्व में ज्वालामुखी का वर्णन। तो आप सभी को पता है विश्व में ज्वालामुखी का वर्णन की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हमें करना है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से अगर आपको विश्व की ज्वालामुखी क्रिया का वर्णन करना है तो आप सभी को पता है कि प्लेट का जो संचलन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक रहता है अपसारी प्लेट संचलन, एक रहता है अभिसारी प्लेट संचलन और एक रहता है समानांतर प्लेट संचलन। 3 प्रकार का प्लेटों का संचलन होता है। अपसारी प्लेट संचलन में आप सभी को पता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो दूर जाने के बाद में आपको दबाव में, मतलब प्रेशर में क्या दिखाई देती है? कमी। तापमान में वृद्धि। तो पदार्थ का क्या होता है? गलन। और पदार्थ के गलन के माध्यम से आपको मैग्मा दिखाई देता है। अम्लीय की क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय किस्म का जब मैग्मा दिखाई देता है तो यहां पर आपको अपसारी प्लेट संचलन पे ज्वालामुखी क्रिया तो दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? ज्वालामुखी क्रिया तो दिखाई देंगी। साथ में ये ज्वालामुखी क्रिया क्षारीय शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देगी। क्षारीय शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया, मतलब जहां जहां पर अपसारी प्लेट संचलन होता है वहां पर ज्वालामुखी क्रिया तो होती है परंतु विस्फोटक प्रकार की ना होकर शांत क्षारीय ज्वालामुखी क्रिया होती है। अब इसी में हम आते हैं अभिसारी प्लेट संचलन में। तो अभिसारी प्लेट संचलन हमें 3 प्रकार का दिखाई देता है। एक महाद्वीपी महासागरी, दूसरा महाद्वीपी और महाद्वीपी, तीसरा महासागरीय और महासागरीय।
तो आप सभी को पता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो आने के बाद में अभिसरण होता है, मिलती है, और मिलने के बाद में आपको दिखाई देगा कि इसके बाद भूकंप आएगा, झटके, और झटके आने के बाद में जब प्लेट का बहुत अधिक गहराई में क्षेपण होगा तो क्षेपण हो जाने के बाद में आपको दिखाई देगा कि इस क्षेपण के कारण तापमान में वृद्धि, प्रेशर में कमी और पदार्थ का गलन। और जब पदार्थ का गलन होता है तो मतलब मैग्मा बनता है, तो मैग्मा बन रहा है तो मतलब महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट संचलन पर आपको ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देगी। कौन सी क्रिया दिखाई देंगी? ज्वालामुखी क्रिया। तो मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट से टकराते हैं तो टकराने के बाद में वहां पर हमें ज्वालामुखी क्रिया होते हुए दिखाई देंगी। तो मतलब वर्णन हो गया एक क्षेत्र का। अब दूसरा देखते हैं, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट। अब ये महाद्वीपीय प्लेट पर ज्वालामुखी क्रिया होती है कि नहीं? तो आप सभी को पता है कि महाद्वीपीय प्लेट जो रहती है इसका घनत्व क्या रहता है बेटा? कम। तो घनत्व कम होने के कारण जो गति रहती है वो भी क्या रहती है? प्लेट की कम। जब ये गति कम होती है तो स्वाभाविक रूप से जो प्लेट रहती है जिसका घनत्व दूसरी प्लेट की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रहता है वो अधिक गहराई तक के क्षेपित ही नहीं हो पाती, मतलब नीचे जाती नहीं है, बल्कि नीचे थोड़ा सा जाकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण हमें तापमान में उतनी वृद्धि नहीं दिखाई देती और प्रेशर में उतनी कमी नहीं दिखाई देती है जितनी कि हमें महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट संचलन में, जिसके कारण पदार्थ का गलन होता है क्या? नहीं होता। जब पदार्थ का गलन होता ही नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हमें क्या दिखाई देता है? यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं। और इसी के कारण है बेटा कि हिमालय पर्वत पे आपको भूकंप तो दिखाई देते हैं क्योंकि टकरा रही है प्लेटें, परंतु वहां पर अधिक गहराई पर क्षेपण नहीं होने के कारण, अधिक गहराई पर नहीं जाने के कारण प्लेट का, वहां पर हमें तापमान में वृद्धि तो दिखाई देती परंतु उस स्तर की नहीं जिस स्तर की महाद्वीपीय महासागरीय, और इसलिए वहां पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती। तो मतलब क्लियर ये हो गया कि जहां जहां पर भूकंप आते हैं वहां वहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी नहीं होगी ये संभव नहीं, परंतु जहां जहां पर ज्वालामुखी क्रिया आती है होती है वहां वहां पर भूकंप की संभावना प्रायः बनती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसी के बाद में महासागरीय प्लेट। अब ये महासागरीय प्लेट जब टकराती है तो टकराने के बाद में आप सभी को पता है कि दोनों ही प्लेटों का घनत्व ज्यादा है, मतलब दोनों ही प्लेटों का गति भी ज्यादा है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्लेट नीचे की ओर आएंगी और दूसरी प्लेट ऊपर की ओर जब जाएंगी तो यहाँ पर आपको क्षेपण के बाद में आपको दिखाई देगा कि तापमान में वृद्धि, प्रेशर में कमी, परंतु अवसाद की कमी होने के कारण यहाँ पर मैग्मा तो बनेगा, परंतु मैग्मा बनने के साथ में ये क्षारीय किस्म का बनेगा। क्षारीय किस्म का मैग्मा पतला होता है और जब पतला होता है तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको लगातार मैग्मा ऊपर की ओर जब आता है तो कटक नुमा संरचना बनाता है, और कटक नुमा संरचना जब लगातार बनते आती है तो ऊपर हमें द्वीपों का निर्माण होते दिखाई देता है। मतलब महासागरीय प्लेट संचलन पर भी आपको ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देंगी। मतलब विश्व में जहां पर भी ये क्रिया होती है वहां पर आपको ये क्रिया होते हुए दिखाई देंगी। अब समानांतर प्लेट संचलन। अब आपको समानांतर प्लेट संचलन पता है कि ये प्लेटें एक दूसरे को टकराती है परंतु एक ऊपर और एक नीचे की ओर जाती नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर चलती है। तो मतलब समानांतर चलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटें क्षेपित नहीं हो रही है, सबडक्शन नहीं हो रहा है, वो नीचे नहीं जा रही है। तो नीचे जब जा ही नहीं रही तो तापमान में वृद्धि और प्रेशर में कमी हो रही है क्या? जब तापमान में वृद्धि और प्रेशर में कमी हो ही नहीं रही है तो पदार्थ का गलन होगा। जब पदार्थ का गलन ही नहीं होगा तो मैग्मा का निर्माण होगा, नहीं होगा तो मतलब समानांतर प्लेट पर ज्वालामुखी क्रिया होती है क्या? नहीं होती। तो प्रश्न ये पूछता है, आप नोट करके लिखिएगा कि क्या कारण है कि हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। आप इसे पूरे क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके माध्यम से हमने पूरे विश्व में होने वाली ज्वालामुखी क्रिया का किसके माध्यम से वर्णन किया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से वर्णन किया। परंतु कभी कभार क्या होता है, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अलावा भी कभी कभार कुछ क्षेत्रों पर आपको ज्वालामुखी क्रिया होते हुए दिखाई देती है। अब कहां दिखाई देती है? तो ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है,
ये दोनों टकरा रही हैं और टकराने के बाद में स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र पर आपको ज्वालामुखी क्रिया होते हुए दिखाई देगी। अगर एक महाद्वीपीय हो और एक दूसरी महासागरीय, या एक महासागरीय और दूसरी भी महासागर, पर जब प्लेट के मध्य में ज्वालामुखी क्रिया होते हुए दिखाई देगी, किसके मध्य में बेटा? प्लेट के मध्य में जब ज्वालामुखी क्रिया होते हुए दिखाई देंगी, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया तब होती है जब इस क्षेत्र में प्लेट की जो संरचना रहती है वो दुर्बल, वो कैसे रहती है? दुर्बल। और दुर्बल होने के कारण जब इस प्लेट की संरचना में के नीचे तापमान में वृद्धि और जो पदार्थ रहते हैं उसका विघटन होने के कारण, जिसे रेडियो सक्रिय तत्व जो, उसका विघटन होने के कारण जब तापमान में वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो जाने के बाद में हमें दिखाई देता है पदार्थ का गलन। और वो जब ऊपर की ओर आता है तो वहां पर भी आपको प्लेट सीमांत पर नहीं बल्कि प्लेट के मध्य ज्वालामुखी क्रिया होते हुए दिखाई देंगी। इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया को अंतः प्लेट ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है? अंतः प्लेट ज्वालामुखी क्रिया, क्योंकि कहां पर हो रही है? प्लेट के मध्य। तो प्रश्न आपसे मैं एक पूछ लेता हूं, इसको भी नोट करके रखिए। अंतः प्लेट ज्वालामुखी क्रिया कहां होती है? प्लेट पर, या प्लेट के मध्य में, या प्लेट सीमांत पर? दो ऑप्शन है, प्लेट के मध्य में या प्लेट सीमांत पर। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।